तो मैं आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा था। ठीक है, कुछ टर्म्स आपको जो जनरली एक्सप्लेन जो कि एग्जाम वगैरह में आते हैं उसमें बता रहा था। डक्टाइलिटी क्या होती है? सिंपल, कोई भी मटेरियल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू गेट इट ड्रॉन इनटू द वायर्स। ठीक है, यानी कि लाइक आप देखो डक्टाइलिटी किस चीज़ के अंदर जरूरी होती है? लाइक गोल्ड के अंदर। ठीक है, गोल्ड्स की वायर बन सकती हैं। गोल्ड को कहते हैं कि 1 ग्राम हो तो उससे 1 किलोमीटर लंबी वायर ड्रा की जा सकती है। ये इसकी एबिलिटी है। मेलेबिलिटी क्या होती है कि उसको आप शीट्स के अंदर मटीरियल लगा। तो हमें तो सारी चीज़ें चाहिए ना यार। देखो, अगर डक्टाइलिटी गुड होगी तो हमने क्या करना है, जो क्लास में हम बनाते हैं वो डक्टाइलिटी उसमें चाहिए। मेलेबिलिटी किस लिए? मेलेबिलिटी डिफरेंट तरह की, हमें जो हम लाइक कास्ट बनाते हैं उनके नीचे हम वहाँ पे फ्रेम लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो मेलेबिलिटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो डक्टाइलिटी और मेलेबिलिटी उन चीज़ों के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके एक दो चीज़ें टर्म आएंगी कि रेजिलियंस क्या होता है और टफनेस क्या होती है। रेजिलियंस आपने देख लिया, सिंपल, ये दोनों एनर्जी है। ठीक है, पहली बात ये देख ली, रेजिलियंस और टफनेस दोनों ही एनर्जी की फॉर्म्स है। रेजिलियंस वो एनर्जी है जो कि एक मटीरियल मतलब इब्जॉर्ब करता है बिफोर गोइंग टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, लाइक आपको मैं ये ऊपर ग्राफ बना हुआ है इनमें दिखाता हूँ। लाइक यहाँ तक हमारे पास इलास्टिक लिमिट है और ये आगे प्लास्टिक लिमिट है। मतलब यहाँ पे फ्रैक्चर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितनी वो एनर्जी इब्जॉर्ब करेगा और जब आपको उसे छोड़ेंगे तो वापस एनर्जी रिलीज करेगा, ये रेजिलियंस है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक फ्रैक्चर स्ट्रेस एंड तक, अब देखिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पूरी एनर्जी इब्जॉर्ब कर ली बिफोर गोइंग टू ब्रेकिंग, उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये सारी एनर्जी जो है दिस इज दी टफनेस। ठीक है, ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस था। बाकी इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहाँ लिखी हुई है इतनी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्रैक्चर टफनेस। ठीक है, फ्रैक्चर टफनेस क्या चीज़ होती है ना, ये बड़े मजे की चीज़ आ गई है। ठीक है, फ्रैक्चर टफनेस आप यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हो, फॉर ब्रिटल मटेरियल फ्रैक्चर में अगर ब्ला 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 इतना सारा कुछ फजूल लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सिंपल आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब जनरल टर्म में आपको समझाता हूँ होता क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिटल मटेरियल मैंने हाथ में उठाया हुआ है, इस पर आपने लगाई फोर्स। ठीक है, आपने फोर्स की, इसमें माइक्रो क्रैक्स डिवेलप होगी। अब जो माइक्रो क्रैक्स होते हैं ना, उनकी एबिलिटी होती है कि वहाँ पे जो आप न्यू स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वो उस पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करेंगे और वो मटेरियल ब्रेक होने की कोशिश करेगा उस पॉइंट पे। लेकिन फ्रैक्चर टफनेस क्या है कि उस पॉइंट की एबिलिटी कि कितना वो उस मटेरियल की अपनी एबिलिटी को कितना रेजिस्ट करता है उन माइक्रो क्रैक्स पे ब्रेक होने को। ठीक है, वंस अगेन कि फॉर एग्जाम्पल ये क्रैक आया तो आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, सारा स्ट्रेस इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा और ब्रेक डाउन होने की कोशिश होगी। लेकिन इस मटेरियल की अपनी वो एबिलिटी को जो कि इसको ब्रेक होने से रोक रही है, दैट इज नोन एज द फ्रैक्चर टफनेस। अच्छा, तो फ्रैक्चर टफनेस को जो मेजर करने का तरीका है वो आप इसी एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। आप क्रैक डेवलप करो, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करो, फिर मेजर करो कितना वो रेजिस्ट कर सकते हैं, कितना स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकते हैं। जस्ट इस था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म है जैसे इम्पैक्ट टेस्ट या फिर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ या इम्पैक्ट स्ट्रेस, ये सारे टर्म क्या है? इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट आप सिंपल कहते हैं कि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट दी सडन फ्रैक्चर वन सडन स्ट्रेस अप्लाइड। यानी कि एक मटेरियल था, ठीक है, ये पड़ा हुआ फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर मैंने जोर से यहाँ पे सडनली एक स्ट्रेस अप्लाई किया। एक तो है स्लोली स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, एक तो मैंने सडनली स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई किया और इसके अंदर जो एबिलिटी है कि वो सडन फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर सके, वो उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। और जो मैं स्ट्रेस फॉरन से अप्लाई करूँ दैट इज नोन एज द इम्पैक्ट स्ट्रेस। और इसको हम एक दो तरीके से मेजर करते हैं, आगे डिटेल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैटर्न कौन से होते हैं कि हम कहते हैं स्विंगिंग पेंडुलम इम्पैक्ट टेस्ट, और दूसरा जो ये वाला होता है। ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं चेरपी इम्पैक्ट टेस्ट। इसी के अंदर ही जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं ना, ठीक है, चेरपी इम्पैक्ट टेस्टर भी कहते हैं। तो एक दोस्त की जो मेजर करने के उनके मेथड्स के आप नाम याद रख लो, अगर डिटेल ना याद रखो तो दैट वुड बी एनफ। ठीक है, रखनी है तो बेशक रखो, लेकिन नहीं याद रखनी। ठीक है, और उसको कहते हैं एक होते हैं नॉच सेंसिटिव मटेरियल। नॉच सेंसिटिव मटेरियल कौन से होते हैं जिसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल के अंदर ये होता है कि अगर उनके अंदर एक फॉर एग्जाम्पल ब्रेक आ गया तो वो ब्रेक करना उनको इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है उन मटेरियल जिसको हम कहते हैं नॉच सेंसिटिव मटेरियल। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जामिनर के लिए बड़े मजे की होती है। ठीक है, सबसे पहले कि ये डिफरेंट तरह के ग्राफ दे देंगे एमसीक्यूज में, आपसे पूछेंगे कौन सा ग्राफ किस चीज़ का है। ठीक है, सबसे पहले इस मटेरियल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मटेरियल किस तरह का है? इट इज़ रिजिड मटेरियल। इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा आप कह लेंगे इलास्टिसिटी कम है। क्यों? क्योंकि इसकी स्लोप थोड़ी सी बड़ी है, ऊपर गई हुई है। ठीक है, तो एक तो इसकी इलास्टिसिटी कम है, दूसरी इसकी टफनेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तीसरी बात है डक्टाइल। डक्टाइल क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आई हुई है। ठीक है, उसके टफनेस होगी, स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है, वो लग ही रहा है ग्राफ से, क्योंकि इसका एरिया एनर्जी यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये मटेरियल आपको मतलब सारी कैरेक्टरिस्टिक देके पूछ लेंगे किस तरह होता है ग्राफ, या फिर ग्राफ देके उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे। ठीक है, दूसरे ये आ जाता है। दूसरे मटेरियल अगर आप इसमें देखोगे ना तो दिस मटेरियल इज नॉट दैट मच टफ एज कम्पेयर टू दैट। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एनर्जी की एब्जॉर्प्शन कम है। दूसरी बात आ रही है कि वो रिजिड मटेरियल था लेकिन ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है। क्यों? क्योंकि उसमें देखो ये ज़्यादा स्टीप स्लोप थी, इसमें स्लोप कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की टर्म कहते हैं। तीसरे सी बी टाइप मटेरियल के अंदर देखोगे तो ये बहुत ही रिजिड है, ऊपर तक गया हुआ है, लेकिन इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो रही। तो मतलब क्या है कि ये ब्रिटल मटेरियल आ गया। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग तो ऑफकोर्स है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बर्दाश्त करने के बाद। अब ये देखोगे ना, ये वीक है क्योंकि ये थोड़ी सी कम स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर पा रहा है। दूसरा जो था वो ज़्यादा स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर पा रहा था। ठीक है, वीक है और इसके अलावा लेकिन रिजिड है ये भी मटेरियल, और ब्रिटल भी है ये मटेरियल। ठीक है, ये जो डी वाला है। ठीक है, उस पर नेक्स्ट आप देखो ये वाला मटेरियल, अब ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो उतनी स्टीप नहीं है, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है। उसके अलावा इसके अंदर एक और जो बात आ जाती है वो ये है कि इट इज़ वीक।
ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा देखो, इतना ज़्यादा भी नहीं बर्दाश्त कर रहा, थोड़ा सा कम ही बर्दाश्त कर रहा है ना निस्बतन उसके अंदर देखो। और ब्रिटल तो है ही क्योंकि इसके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है। फिर ये देखो, ये दोबारा से ये ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। और ये वाला मटेरियल जो है ये आमतौर पर फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। और उसके अलावा ये मटेरियल जो रेजिलिएंट है, ठीक है, और ब्रिटल भी है। ये सारी करैक्टरिस्टिक इसके अंदर पाई जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हो, फटीग प्रोसेस। फटीग प्रोसेस क्या चीज़ होती है? मैं आपको फटीग प्रॉपर्टी सारी आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। फटीग प्रोसेस ये चीज़ होती है सिंपल के आपके पास अगर कोई मटेरियल आपने लिया, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन लिया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने सेंटर पे एक फोर्स लगाई, कितनी लगाई? स्ट्रेस लगाया, सॉरी आप कह लो स्ट्रेस मैंने इसके ऊपर लगाया 10 पास्कल का, नहीं टूटेगा। लेकिन मैं 10 पास्कल का लगाता हूँ, फिर लगाता हूँ, फिर लगाता हूँ, बार 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 इसके ऊपर 10 पास्कल का लगाता जाता हूँ, मैं देखूंगा थोड़े टाइम के बाद ये टूट जाएगा विद 9 पास्कल, ठीक है। हालांकि इसको ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए था, पहले नहीं टूटा, लेकिन अब ये टूट गया। वाई? क्योंकि इसके अंदर फटीग प्रोसेस हो गई है। विद टाइम अगर हम उसके अंदर जो मतलब जो चेंजिंग उसके अंदर वीकनेस आती जाती है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं फटीग प्रोसेस। उसके बाद फटीग लाइफ और फटीग लिमिट क्या होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फटीग लाइफ ये है कि वही मैंने आपको बताया, विद टाइम टूटता जाएगा। आप देख रहे हो कि आप रेगुलर इंटरवल से एक जितना स्ट्रेस लगा रहे हो तो कितने टाइम के अंदर वो टूट रहा है, वो टाइम जो है फटीग लाइफ है। लेकिन एक और ये आता है कि आपने कहना है कितने टाइम के अंदर मैंने इसको तोड़ना है, ठीक है। तो आप एक कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर उतना आपको पता चल जाता है कितना स्ट्रेस मैंने लगाना है ताकि इतने टाइम के अंदर टूटेगा। एक दिन के अंदर तोड़ना है, 2 दिन के अंदर तोड़ना है, तो वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू में स्ट्रेस होगा ना, दैट इज नोन एज द फटीग लिमिट। और ये कैलकुलेशन को थोड़ी आएगा, ये नहीं कि आप मतलब खुद से मेजर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है एब्रेजन रेजिस्टेंस। एब्रेजन क्या होता है, पहले तो ये मैंने आपको बताना है ना। एब्रेजन ये होता है कि सिंपल आप कोई भी मटेरियल आप वो इट्स रेजिस्टेंट टू इंडेंटेशन एंड स्क्रैचिंग, ठीक है। दो चीज़ें से, इंडेंटेशन से, स्क्रैचिंग से रेजिस्टेंस है वो। अब बात ये कि भाई मुंह के अंदर कहाँ से एब्रेजन आ गई, ठीक है। कोई आपने देखना ना कि ओरल कैविटी में क्या एब्रेजन का काम है, तो सिंपल टूथब्रश आप यूज़ करते हो तो टूथब्रश एब्रेजन करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप और मतलब चीज़ खाते हो तो वो एब्रेजन करती है, स्क्रैचिंग। तो वहाँ से हमने बचाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मुंह के अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि उसके एब्रेजन बहुत ज़्यादा है। सॉफ्ट मटीरियल वो तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके अलावा एब्रेजन के अंदर कोई चीज़ आती है, एब्रेजन ये मैंने आपको पता है, मैकेनिकल एब्रेजन। एक और केमिकल एब्रेजन भी होती है। केमिकल एब्रेजन क्या है कि सिंपल ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। केमिकल एब्रेजन क्या होती है कि सिंपल आप जो मटीरियल मुंह के अंदर लगा रहे हो, देखो आप उसके अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, उसके अंदर से केमिकल लीच आउट भी कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, तो वो भी एब्रेजन कर रहे हैं। अब एब्रेजन और इरोजन में फ़र्क क्या आ जाता है? एब्रेजन भी एसिड से होती है, इरोजन भी एसिड से होती है। फ़र्क ये आता है कि जो एब्रेजन होती है ना, वो मैंने आपको जैसे बताया कि उसकी एब्जॉर्प्शन से हो रही है, लेकिन इरोजन के अंदर थोड़ा सा मैकेनिकल फैक्टर आ जाता है। लाइक एक देखो, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक डेंटल मटेरियल है, इसको मैंने पानी के अंदर रख दिया, इसके अंदर जो प्रॉब्लम सारी चेंजेस आ रही हैं वो केमिकल फैक्टर की वजह से, या फिर पानी था, सलाइन सोल्यूशन तो जो भी था उसकी वजह से आ रही है एब्रेजन। लेकिन ये मैंने लिया स्प्रे बॉटल ली, इसके ऊपर मैं बार बार स्प्रे करता गया वाटर, तो वो उसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी वाटर की जाएगी, और जो उस काइनेटिक एनर्जी भी जा रही है और उसका केमिकल इफेक्ट दोनों हो रहे हैं, तो ये इसके अंदर जो होगा उसको कहते हैं इरोजन, ठीक है। हार्डनेस क्या आ जाता है? हार्डनेस सिंपल रेजिस्टेंट टू इंडेंटेशन, ठीक है। ये देखो मैंने इसको ये इंडेंट थोड़ा सा कर लिया तो उसकी हार्डनेस कम है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टेबल को करता हूँ तो इट इज़ नॉट गोना इंडेंट, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन जो उसके अंदर प्रोड्यूस होनी है, हार्डनेस। हार्डनेस के लिए हम डिफरेंट तरह की इंडेंटर यूज करते हैं, ठीक है। टेस्ट के लिए डिफरेंट तरह के इंडेंटर, डिफरेंट तरह की शेप्स यूज करते हैं। उनमें नेम याद रखो, ब्रिंडल, विकर, नो, बस, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा याद रखने की, एक और भी होता है रॉकवेल, ठीक है। तो ये नेम याद रखने चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, इलास्टिक और विस्को इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी मैं आपको बता रहा हूँ। इलास्टिक वो मटेरियल है जिन पर सिंपल आपने खींचा और जब छोड़ा तो वापस आ गया, लाइक दिस स्प्रिंग। लेकिन विस्को इलास्टिक ये कि आप जब उसको खींचा तो या तो वो फुली वापस नहीं गया, परमानेंटली डिस्टार्ट हो गया, लेकिन अगर वापस गया भी तो स्लो गया और कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टार्शन से परमानेंटली रह गई, लाइक डैशबोर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ, बकवास लिखा हुआ, मैं आपको सिंपल यहाँ पे खुद बताता हूँ है क्या, ठीक है। आप इसको खींचोगे वापस अपनी जगह पे चला गया, इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से बताना शुरू कर देता हूँ। ये ग्राफ आपने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। आपने लोड छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे अभी लोड था, ठीक है, इस लिमिट के अंदर, उसमें आपने जब छोड़ दिया, लोड रिमूव कर दिया, तो दोबारा से कंप्लीटली रिकवर हो गया। इट डजंट डिपेंड अपॉन कि कितने टाइम आपने लोड लगाया, वो रिकवर होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद ये अपने डैशबोर्ड की एग्जांपल लेगी, आपने इस पर लोड लगाया, वो स्लोली ओपनिंग होगी, ये नहीं कि फौरन से ओपन हो जाता है डैशबोर्ड, वो स्लोली ओपन होता है। कांस्टेंट लोड था, जब आपने लोड रिमूव किया तो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगी, दोबारा वापस नहीं जा रहा, ठीक है। दिस इज फॉर द डैशबोर्ड। एक और आ जाता है, नेक्स्ट हम कहते हैं, उसको कहते हैं मैक्सवेल वार्डल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दिस इज नोन एज मैक्सवेल वार्डल की सीरीज के अंदर हम दोनों को अटैच करते हैं। सिंपल मैं आपको बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। आपने एक स्प्रिंग था, जब उसके ऊपर नीचे लोड अप्लाई किया ना, तो स्प्रिंग की फौरन से ओपनिंग होगी, स्प्रिंग ओपन हो गया। अब डैश पार्ट स्लोली ओपन की जा रहा है यहाँ तक, अब फुली दोनों चीज़ें ओपन हो गई हैं। अभी क्या करना है, आपने लोड रिमूव किया, स्प्रिंग फौरन से क्लोज हो गया, लेकिन डैश पार्ट के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गई, ठीक हो गया। ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट आ जाता है वोगेट मॉडल, अगर समझ जाए दोबारा सुन लो। वोगेट मॉडल है, वोगेट मॉडल में क्या है कि दोनों चीज़ें हमने पैरेलली मतलब रखनी है, ठीक है। अब पैरेलल क्या है कि यहाँ पे हम लोड लगाएंगे, अब फौरन से स्प्रिंग नहीं खिंच पा रहा क्योंकि स्प्रिंग को की ओपनिंग को डैश पार्ट रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो स्लोली दोनों इस तरह ओपन होते जा रहे हैं यहाँ तक। अब जब हमने लोड रिमूव किया तो फौरन से स्प्रिंग गो
वो वापस भी नहीं जा सकता, और ना ही डैशबोर्ड के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन रह सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे। एक कहते हैं कि वापस जाना है, दूसरे कहता है नहीं जाना, वो कहते हैं नहीं जाना, ये कहता है जाना है, ठीक है। तो आपस में उनके दोनों का आपका लोग क्लैश हो जाता है और दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वापस जाते हैं। दिस इज नॉट द वोगेट मॉडल, ठीक है। ये चीज़ आपको एक और मॉडल यहाँ पे देख लो कि अगर हम मैक्सवेल को और वोगेट को आपस में कंप्लीटली ज्वाइन कर दें तो फिर क्या होगा, ठीक है। फिर ये चीज़ें देखें, सबसे पहले इस स्प्रिंग की ओपनिंग हुई तो यहाँ पे ये फॉरन शो हो गया, ठीक है। उसके बाद विद टाइम स्लोली ये भी ओपन हुआ, वे भी ओपन हुआ, तो यहाँ पे गया। फिर हमने लोड जब रिमूव किया, इस स्प्रिंग की सबसे पहले क्लोजिंग हुई तो ये आपको लाइन ऐसे फॉरन से नजर आई। उसके बाद जब सारी चीज़ें स्लोली स्लोली क्लोज हो रही हैं तो ये नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला मॉडल कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा। जब ये क्लोज नहीं होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी। अब मैंने इतनी सारी जो फजूल में बकवास करता रहूँ कि ये वोगर मॉडल, मैक्सवेल मॉडल, इसके डेंटिस्ट्री में क्या काम है, ठीक है भाई। बात तो याद नहीं कि हमने इसके क्या करना है। तो इसके करना ये है कि आप देखो एक मटेरियल आप मुंह के अंदर यूज़ कर रहे हो, इंप्रेशन मटेरियल, ठीक है। आप इंप्रेशन ट्रे, इंप्रेशन मटेरियल आपको पता होगा। इंप्रेशन मटेरियल जब एक इंप्रेशन लेते हो तो अगर वो एक इलास्टिक मॉडल हुआ, कंप्लीटली इलास्टिक एक चीज़ हुई कंप्लीटली, तो मुंह से निकालोगे वो वापस अपनी जगह पे, तो फ़ायदा नहीं है। विस्को इलास्टिक उसका होना चाहिए, उसका ये चीज़ है। इसी तरह कुछ मटेरियल आप मुंह के अंदर फॉर एग्जाम्पल अमलगम यूज़ कर रहे हो, कुछ यूज़ कर रहे हो, अगर तो वो कंप्लीटली हार्ड हुए तो उनका फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी एक उनके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। तो ये जितने भी मॉडल है ना, ये क्यों दो सीरीज़ में क्यों लगाए, पैरेलल में क्यों लगाए, ये सारा कुछ लगाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि दो जो चीज़ें हम लगा रहे, दो मटेरियल मिक्स कर रहे हैं, तो दोनों मटेरियल की मिक्स करने से क्या इफेक्ट होगा, अलग अलग क्या इफेक्ट होगा और इकट्ठे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। दो चीज़ें और क्रीप और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्रीप और फ्लो दो टर्म आपको नजर आएंगे। अगर क्रीप किसे कहते हैं कि अगर आप लार्ज स्ट्रेस अप्लाई करते हो फॉर मच टाइम, लेकिन उसके मटेरियल के अंदर फिर भी डिफॉर्मेशन थोड़ी सी आ रही है, तो दिस इज नोन एज द क्रीप। लेकिन फ्लो क्या है कि अगर आप मटेरियल के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करते हो फौरन से और बस उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी, तो दिस इज नोन एज द फ्लो, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ना एंड